जब भी एक लॉ स्टूडेंट अपनी लॉ की प्रिपरेशन शुरू करता है या अपने लॉ स्कूल के अंदर एंटर करता है तो उसकी फैकल्टीज, उसके सीनियर्स या उसके पियर्स उसको एक केस के बारे में जरूर बताते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने उस केस के बारे में सुना भी होगा, विच इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द केशव नंदना भारती केस। क्या आपको पता है इस पर्टिकुलर केस की प्रोसीडिंग लॉन्गेस्ट चली थी इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कोर्ट्स, विच लास्टेड फॉर अबाउट 68 डेज। इस पर्टिकुलर केस के अंदर 100 और केसेस को साइड किया गया था और ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, 70 प्लस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज को इन लोगों ने एनालाइज किया था। और इस पर्टिकुलर जजमेंट जो केशव नंदना भारती केस का था उसमें 703 पेजेस थे। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज जैनब एंड यू आर वाचिंग लीगल एज। तो आइए अब हम इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं एंड देयर आफ्टर वील अंडरस्टैंड कि इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो यार, जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी इन द ईयर 1947 तो हर स्टेट अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने में लगा हुआ था। अच्छा, जब व्हेन आई से कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सही कर रहा था तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, उस टाइम का सिस्टम क्या था, उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको वो समझाती हूँ। तो उस टाइम पे इशू क्या था ना कि जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे और जो हमारी रिसोर्सेज थी वो कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास थे। ठीक है, तो जिससे क्या होता था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाता था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था बैक इन द ईयर 1949 1950 और लोगों को रियलाइज हुआ कि उनके पास एक राइट टू इक्वालिटी का राइट है और उन्होंने इस पर्टिकुलर राइट को की इंपॉर्टेंस को समझते हुए बोला कि यार ये तो गलत है, हम सबको ये पर्टिकुलर वेल्थ जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और फिर काफी सारे स्टेट्स ने इस चीज को सुधारने के लिए, अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करने के लिए काफी सारी चीजें करी। अब ऐसा ही कुछ किया हमारी केरला गवर्नमेंट ने। केरला गवर्नमेंट ने अपनी सोशियो एंड इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1963 लाया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1963 में ऐसी क्या बात थी। ये केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1963 बेसिकली हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट करता था और ये बताता था कि एक इंसान कितना लैंड एक्वायर कर सकता है। ठीक है, अब जब ये केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आ गया तो फिर केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट थी, दैट इज द कसौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में केरला गवर्नमेंट ने एदनीर मठ लैंड को अक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया। अब जब ये टेक ओवर हो गया तो इस पर्टिकुलर मठ की इनकम कम हो गई क्योंकि नाउ इसका पूरा मैनेजमेंट जो था वो गवर्नमेंट के पास ही था। इस पर्टिकुलर मठ के लैंड को अपना इनकम इतनी नहीं हो पा रही थी कि वो अपनी डे टू डे अफेयर्स चला पाए। तो इसके बाद क्या हुआ, उस एदनीर मठ लैंड के हेड श्री केशव नंदना भारती जी ने कोर्ट में केस किया, दैट इज इन द सुप्रीम कोर्ट। और ये पता है ये केस किसने उनका रिप्रेजेंट किया इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये केस उनका रिप्रेजेंट किया नाना भाई पालकीवाला साहब ने। तो अब हम ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, ये पिटिशन में क्या था। इस पर्टिकुलर पिटिशन में ये बोला गया था कि ये जो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1963 है, ये पर्टिकुलर एक्ट सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। फर्दर उन्होंने ये बोला कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। हाउएवर दिस पर्टिकुलर एक्ट इज रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम दैट द सिटीजन्स ऑलरेडी हैव। अब आप अगर इस टाइम पे देखो तो इस टाइम पे कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस चल रहे थे which were more or less on the same grounds, like for example the bank nationalization case, the Madhavrao Scindia case, the Golaknath case। इन सारे केसेस में और इन मेनी अदर केसेस आप ये देखोगे कि यहाँ पे एक मेजर पावर स्ट्रगल चल रहा था, एंड पावर स्ट्रगल विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्टीज विच हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, दैट इज बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो अब पार्लियामेंट का यहाँ पे ये कहना था कि बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368 कि आर्टिकल 368 के मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट के पास एक अनरिस्ट्रिक्टेड और एक एब्सोल्यूट पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहे वैसे अमेंड कर सकती है, कि मतलब उसकी जैसी मनमर्जी होगी पार्लियामेंट वैसा चेंजेस ला सकता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर हमारा सुप्रीम कोर्ट इस बात से अग्री नहीं करता था। अब इसी टाइम पे
कोर्ट में आया केस द गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस पर्टिकुलर केस में एक 11 जज बेंच बैठी थी। यहां पे भी सेम क्वेश्चन अराइज हुआ, कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन द पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स। इस पर्टिकुलर दो क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की ये जो अमेंड करने की पावर थी उसको काफी ज्यादा उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए। इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन को पार्लियामेंट ने हटाने के लिए 3 अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करे, दैट इज द 24th अमेंडमेंट, द 25th अमेंडमेंट एंड द 29th अमेंडमेंट। आइए अब इन तीनों अमेंडमेंट्स को हम डिटेल में समझते हैं। 24th Amendment to the Constitution of India basically said कि Parliament can amend any provision of the Constitution। मतलब कि Parliament अगर चाहे तो वो किसी भी constitutional provision में changes ला सकता है। Alright, whereas my 25th Amendment restricted the right to property and over here one more thing was said। उन्होंने कहा कि अगर हम में से किसी के पास भी हमारी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर करना चाहती है फॉर एनी पर्टिकुलर पब्लिक यूज, देन दैट पर्टिकुलर टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट विल बी परमिसिबल। और तीसरी चीज उन्होंने कही कि यहाँ पे ये जो एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो रहा है इसके लिए जो कॉम्पनसेशन मिलेगा ये कॉम्पनसेशन भी हमारी पार्लियामेंट तय करेगी। ऑलराइट, अच्छा अब हमारा 29th अमेंडमेंट की हम बात करें तो 29th अमेंडमेंट ने क्या किया, ये जो हमारे लैंड रिफॉर्म्स थे ना जिनके बारे में मैं आपसे इतनी देर से बात कर रही हूं, इन्होंने बाय द वे ऑफ दिस अमेंडमेंट क्या किया कि लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया। अब हमारे ये 9th शेड्यूल की क्या सिग्निफिकेंस है, इन्होंने इतने शेड्यूल्स में से 9th शेड्यूल में ही क्यों डाला, आइए वो समझते हैं। 9th शेड्यूल में जो भी पर्टिकुलर लॉज जाते हैं दे बेसिकली हैव एन इम्यूनिटी कि उनको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो बाय द वे ऑफ देम एडिंग लैंड रिफॉर्म्स अंडर द 9th शेड्यूल, उससे हुआ क्या कि हमारे लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर कोई भी कोर्ट में केस नहीं कर सकता था चैलेंजिंग द वैलिडिटी। तो हमारी केशव नंदना भारती केस ने 2 चीजों को चैलेंज किया था। फर्स्ट चीज उन्होंने जो चैलेंज की थी वो थे लैंड रिफॉर्म्स और सेकंड चीज जो उन्होंने चैलेंज की थी वो थे ये 3 अमेंडमेंट जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए। अब आइए हम इस पर्टिकुलर केस के इश्यूज को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज बिफोर द कोर्ट वो ये था कि कैन द पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड था जो कि ये पूछता था कि इफ द आंसर टू माय फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, तो पार्लियामेंट अपनी पावर ऑफ अमेंडिंग द फंडामेंटल राइट्स कितने एक्सटेंट तक कर सकता है एक्सरसाइज। ओके, तो अब हमें यह समझना है कि हमारे पेटिशनर्स जो कि हमारा केशव नंदना भारती का साइड था और हमारे रिस्पोंडेंट जो हमारा स्टेट का साइड था उनका इस पर्टिकुलर इशू पे क्या कहना था। हमारे पेटिशनर्स का इस केस पे ये कहना था कि हमारा आर्टिकल 368 जो है जिसके एम्बिट के अंदर हमारा पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकता है वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि वो लिमिटेड है। और दूसरी चीज जो उसने कही, उसने यहाँ पे ये कहा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, ना कि हमारे जो भी राइट्स हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हैं। और उन्होंने यहाँ पे एक और तीसरी बात कही, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि एक सिटीजन के पास ये राइट होता है कि वो अपना पर्टिकुलर लैंड ओन कर सके और मैनेज कर सके। वहीं पे अगर आप देखें कि रिस्पोंडेंट साइड हमारा स्टेट साइड इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे क्या कहता था, तो हमारे रिस्पोंडेंट साइड ने यहाँ पे ये कहा कि आर्टिकल 368 की पावर्स एब्सोल्यूट हैं और लिमिटेड नहीं है। और उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा कि कंट्री की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को अगर उन्हें सही करना होगा तो उनको जरूरी है कि उनके पास ये पर्टिकुलर पावर्स एब्सोल्यूट नेचर में हो। आइए अब हम इस केस का जजमेंट डिस्कस करें। ये पर्टिकुलर केस का जजमेंट के लिए एक लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 13 जजेस कॉन्स्टिट्यूट हुई। यहां पे जो जजमेंट आया वो 7:6 के रेशियो में आया। यहां पे इन्होंने ये कहा कि जो हमारा 24th अमेंडमेंट था which basically gave the parliament to amend any provision of the constitution, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को कोर्ट ने वैलिड ठहराया। दूसरी बात यहां पे कोर्ट ने ये कही कि आर्टिकल 368 जो है जिसके एम्बिट के अंदर पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, उसको भी कोर्ट ने वैलिड ठहराया। तीसरे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई, वो हुई विद रिस्पेक्ट टू द ओवर रूलिंग ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस दैट इज द गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस पर्टिकुलर केस में
कोर्ट ने क्या रूल किया था? कोर्ट ने ये बोला था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इस पर्टिकुलर रूलिंग को बाय द वे ऑफ केशव नंदना भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कोर्ट ने इस पर्टिकुलर रूलिंग को ओवर रूल कर दिया। तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। अब आइए हम बात करें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर भी सकता है तो कितने एक्सटेंट तक इस पर्टिकुलर पावर को अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। इस पर्टिकुलर चीज को आंसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट के पास जरूर पावर्स हैं टू अमेंड एनी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि भाई जो पार्लियामेंट है वो अपनी पावर ऐसे एक्सरसाइज ना करे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उससे वो इंटरफियर कर जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जब उसने ये कहा तो उसने यहाँ पे एक और चीज कही, साथ ही साथ उसने कहा कि हमारा 25th और 29th शेड्यूल जो है ये भी वैलिड है। और उसने ये कहा कि अगर कोई लॉ हमारे 9th शेड्यूल में एंटर होता है या हम उसे ऐड करते हैं तो उस पर्टिकुलर लॉ पे भी कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं हो सकता। पर उसने यहाँ पे ये कहा कि अगर जो भी कोई लॉ हमारे 9th शेड्यूल में ऐड हुआ है, अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट्स को वायलेट करता है या उनसे इंटरफेयर करता है तो उन पर्टिकुलर लॉज पे कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट्स जो मैं आपसे इतनी देर से बता रही हूँ ये क्या है। ये जो बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नहीं दी कि यार ये ए बी सी डी ई ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो हैं इन्हें हम बेसिक एलिमेंट्स कहेंगे, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या हमारे कोर्ट्स ने हमें एक इंडिकेटिव लिस्ट दी। उन्होंने हमें ये बोला कि जो हमारे कोर्ट्स हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऑन अ केस टू केस बेसिस न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो आज की इस वीडियो में आपने बेसिकली ये सीखा कि हमारे केशव नंदना भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिस्कस किया। ऑल्सो इस पर्टिकुलर केस में पार्लियामेंट के पास एक अनलिमिटेड पावर है तो टू बेसिकली अमेंड एनी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो ये पर्टिकुलर अपनी पावर तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जबकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक एलिमेंट्स के साथ इंटरफेयर ना करें। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों को भी दिखाएं। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट यू कुड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू कुड ऑल्सो फॉलो अस ऑन टू Instagram. Thank you guys. Bye.